जैसे जैसे ऑनलाइन घोटाले बढ़ते जा रहे हैं, साइबर अपराधी पीड़ितों का शोषण करने के लिए एक नई और खतरनाक रणनीति अपना रहे हैं। तथाकथित डिजिटल गिरफ्तारी के खतरे के माध्यम से घोटालेबाज लोगों में दहशत का माहौल पैदा करते हैं, लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि वह आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं और अंततः उनसे बड़ी रकम ठग लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसी जटिल प्रक्रिया को आखिर कैसे अंजाम दिया जाता है? पहले चरण में इसकी शुरुआत एक साधारण एसएमएस, ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज से शुरू होता है। मैसेज में दावा किया जाता है कि प्राप्तकर्ता का नाम या फोन नंबर पोर्नोग्राफी, ड्रग तस्करी या मनी लॉन्ड्रिंग जैसी आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। पीड़ित को डिजिटल गिरफ्तारी से बचने के लिए तत्काल एक विशिष्ट नंबर पर कॉल करने के लिए निर्देशित किया जाता है। डराने वाले मैसेज अक्सर गंभीर कानूनी परिणामों के डर से प्राप्तकर्ताओं पर तत्काल कार्रवाई करने का दबाव डालती है। इसके दूसरे चरण में एक बार जब पीड़ित दिए गए नंबर पर कॉल करता है तो स्कैमर्स स्काइप या व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से वीडियो कॉल की व्यवस्था करके धोखेधारी को आगे बढ़ाते हैं। कॉल के दौरान धोखेबाज महाराष्ट्र पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी या सीमा शुल्क जैसी मान्यता प्राप्त एजेंसियों के अधिकारियों का रूप धारण करते हैं। वैध दिखने के लिए स्कैमर्स आधिकारिक दिखने वाली वर्दी पहनते हैं और सरकारी झंडा, लोगो और यहाँ तक कि वीएचएफ रेडियो ध्वनियों के साथ पृष्ठभूमि सेट कर देते हैं, जिससे वह खुद को अत्यधिक विश्वसनीय बना लेता है। इसका तीसरा चरण होता है कॉल के दौरान धोखेबाज पीड़ित पर मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग वितरण या अवैध सामान की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों का आरोप लगाते हैं। कुछ मामले में धोखेबाज दावा करते हैं कि पीड़ित के परिवार का कोई व्यक्ति गिरफ्तार है या किसी अपराध में फंसा हुआ है। झूठे आरोपों का उद्देश्य डर पैदा करना और बाहरी सलाह लिए बिना पीड़ित पर अपनी बात मनवाने का दबाव बनाता है। इसके चौथे चरण में कनेक्शन स्थापित करने के बाद स्कैमर्स पीड़ित को निगरानी या सत्यापन के रूप में वीडियो कॉल पर बने रहने की मांग करते हैं या वीडियो कनेक्शन बनाए रखने पर जोर देकर पीड़ित को लगातार डराते हैं, प्रभावी रूप से उन्हें अलग अलग रखते हैं। यह निरंतर उपस्थिति पीड़ित को अत्यधिक चिंता की स्थिति में रखती है, जिससे वह दोस्तों या परिवार से सलाह नहीं ले पाते हैं और उनकी स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता सीमित हो जाती है। इसका पांचवा चरण होता है एक बार जब पीड़ित व्यक्ति पर्याप्त रूप से आतंकित हो जाता है, पूरी तरह परेशान हो जाता है, तो घोटालेबाज आरोपी आरोप को समाप्त करने के लिए पैसे की मांग करता है। वह पीड़ित को बैंक खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर करने का निर्देश देते हैं, जो अक्सर अपराधियों की पहचान छुपाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खच्चर खाते होते हैं। फिर इन पैसों का पता लगाने से बचने के लिए इसे तेजी से ट्रांजैक्शन कर लेता है, यानी स्थानांतरित कर लेता है। इस 5 प्रक्रिया के जरिए डिजिटल अरेस्ट जैसी जटिल प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। जब व्यक्ति एक बार उसकी कही गई बातों में फंस जाता है तो वह धीरे धीरे उस व्यक्ति का दिमागी संतुलन हैक करने लगता है। व्यक्ति जितना पीड़ित होने लगता है उतना ही स्कैमर्स को मदद पहुंचाने लगती है। स्कैमर्स इसी स्थिति का प्रयोग करके उनसे एक मोटी रकम ठग लेता है। लेकिन इस डिजिटल अरेस्ट जैसे घोटाले से खुद को कैसे बचाया जा सकता है, इस पर विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि वह संदेह कर सकते हैं। सरकारी एजेंसियां इस तरीके से काम नहीं करती है। इस घोटाले का शिकार होने से बचने के लिए हम कुछ यह कर सकते हैं, जैसे संदेहास्पद हो सकते हैं। मतलब है कि यह सोचना कि सरकारी एजेंसी वीडियो कॉल के जरिए जांच से गिरफ्तारी नहीं करती है। कोई ऐसी जानकारी जिससे आपका शोषण किया जा सकता है, ऐसे संवेदनशील जानकारी को साझा करने से आप मना कर सकते हैं। यह आपका अधिकार है। कानून लागू करने वाली एजेंसियां चार्ज को ख़त्म करने के लिए या क्लियर करने के लिए कभी भी पैसे की मांग नहीं करती है। यह कुछ ऐसी बात है जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं और डिजिटल अरेस्ट जैसी खतरनाक स्कैम का जवाब दे सकते हैं। ऐसे ही मैसेज या कॉल का रिपोर्ट आप साइबर क्राइम की हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर है 1930 यानी 1930। इस पर कॉल करके आप इसकी पूरी जानकारी दे सकते हैं या फिर cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी घटनाओं को रिपोर्ट कर सकते हैं। हाल ही में हुए मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भी डिजिटल अरेस्ट का जिक्र किया था और इसके बारे में बात की थी।